सर सैयद अहमद खान को अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर सैयद अहमद खान बेसिकली किस सोच के हामिल थे, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी? अ, सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल आपने सही कहा, एक लिबरल अप्रोच रखने वाले आदमी थे। सर सैयद अहमद खान, मैं आपको बताऊं कि जितने उन्होंने तालीमी इदारे बनाए, उन इदारों के नाम क्या है? मसलन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। अब मोहम्मदन तो नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए मोहम्मद, क्योंकि हम मुस्लिम तो मोहम्मद नाम कहते हैं। मोहम्मदन कौन कहते हैं? ब्रिटिश, अंग्रेज। तो उन्होंने स्कूल्स के जो नाम रखते थे वो भी वो नाम रखते थे जो अंग्रेजों को फैसिलिटेट करते थे नाम लेने में, प्रोनाउंसिएशन में। सर सैयद अहमद खान, मैं आपको बताऊं, 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, 1857 की जंग, पता है आपको 1857 की जंग क्या है? 1857 की जंग, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, वही तो पूछ रहा हूं। एक नहीं, कोई और भी बात करे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? अच्छा एक मिनट, आप में से कौन से स्टूडेंट है वो हैंड राइज करें जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहली दफा सुना है? 1857 की जंग के बारे में जिन्हें नहीं पता, बताएं। अच्छा, 1857 की जंग जो है, चलें अब जिसको पता है कोई अच्छा सा मुझे बताए, जिसको सही से पता हो, जो सही बता सके वो बताए। 1857 की जंग आज़ादी क्या है, उसमें क्या इवेंट हुआ था? किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। 1857 में बेसिकली आपने नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में स्टेबल हो गई थी 1600 में। वो 1600 में यूके में बनाई गई थी, फिर यहाँ आ गई हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर कब्जा किया। और उन्होंने जो पहली जंग की थी वो 1757 में बंगाल में की थी, जो जंग प्लासी के नाम से मशहूर है, बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी, वॉर, बैटल, वर्ल्ड वार, इनमें क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए। बैटल वो है जो पुराने दौर में लोग तलवारों से, भालों से और तीरों से लड़ते थे, दो फौजें आपस में, तो दैट इज़ कॉल्ड बैटल। और वॉर वो है जो मॉडर्न वेपन्स जिसमें यूज़ होते हों, जैसे यूक्रेन वॉर, ठीक है, तो वो वॉर है। और वर्ल्ड वार कौन सी है? जिसमें दो से ज़्यादा ममालिक शामिल हो जाएं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें दो से ज़्यादा ममालिक शामिल हुए थे। एक एक भी और भी वॉर है जिसको हम कहते हैं गजवा इस्लामिक में, वो क्या है? ठीक है, तो ये तो पहले जंगों का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो बैटल ऑफ प्लासी 1857 में फाइट हुई। प्रॉक्सी वार वो एक और चीज है, वो इस तरह है। प्रॉक्सी वार कोई बताएगा यहाँ क्या है? इज एनीबॉडी कैन? मिसाल, हाँ सही बता रही हैं आप। मिसाल के तौर पर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, फॉर सपोज मैं बता रहा हूँ, दोनों लड़ना नहीं चाहते, टीचर के सामने नहीं आना चाहते। इन्होंने अपने बंदे को फाइनेंस किया, हेल्प किया, इन्होंने अपने बंदे को फाइनेंस किया, हेल्प किया, और दोनों को लड़ा दिया। दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी वार। और ये बंदे नहीं करते, ये मुल्क करते हैं। और खास तरह अमेरिका और यूएसएसआर, रशिया जिसका नाम यूएसएसआर था, तो ये प्रॉक्सी वार करवाते थे। आजकल क्या है, यूक्रेन इसकी मिसाल है। यूक्रेन जो रशिया से लड़ रहा है, वो क्यों लड़ रहा है? उसके पीछे कौन है? तो वो एक प्रॉक्सी वार करवा रहा है ना। जैसे पाकिस्तान तो हमेशा इस अप्रोच में हीरो रहा है, तो आगे आगे सरगर्म रहा है। तालिबान उसकी बड़ी मिसाल है, हमेशा मिसाल है, हम तो हमेशा यूज हो गए। तो प्रॉक्सी वार ये है। तो पहली जो जंग थी वो 1857 में हुई, बैटल ऑफ प्लासी, जो अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के दरमियान हुई। उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, बंगाल पर, और आहिस्ता 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 वो कब्जे करते गए। और 1857 में पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया जंग की, हिंदुस्तान के साथ। यानी हिंदुस्तान से मुराद है हिंदुस्तानी, इंडियंस। तो वो जंग इंडियंस के साथ जब हुई, क्योंकि उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिलोली इलाकों पर कब्जा कर लिया था। मिसाल सिंध पर कब्जा उन्होंने 1843 में कर लिया था, पंजाब पर कब्जा उन्होंने 1846 में कर लिया था, कश्मीर और ये जो
पंजाब का साउथ और ये इलाके हैं, इन पर उन्होंने 1849 में कब्जा कर लिया था। फिर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स दिया था 1852 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स एक कॉन्सेप्ट था जिससे उन्होंने ये किया कि अंग्रेजों ने कि अगर कोई शख्स बादशाह है और उसका बेटा नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है और जो उसका वो स्टेट है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। इसी बुनियाद पर एक खातून लड़ी थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी, आपने सुना होगा। तो वो इसलिए लड़ी थी, इसी औध की रियासत थी, इस वजह से उन्होंने फाइट किया था अंग्रेजों से, और 1857 की जंग में सबसे ज्यादा सरगर्म थी, और आखिर में 20 मई 1858 को उनका कत्ल हुआ, जिसके बाद जो है जंग खत्म हुई थी। तो जंग में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। इस जंग में सर सैयद ने अंग्रेजों को सेफ किया था, अंग्रेजों की फैमिलीज को बचाया था, अंग्रेजों के बच्चों को बचाया था। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि वो अंग्रेजों के साथ दिया था। उन्होंने किसी की जान बचाना अलग बात है, किसी के लिए फाइट करना अलग बात है। He was not the part of proxy war, but he saved the families of British and children of British. बाज लोगों का ये कहना है कि सर सैयद उनको फैसिलिटेट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर सैयद ने जो किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? पाकिस्तान, क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान, ये आप दूसरे को ही बता रहे हैं। सर सैयद जब तक जिंदा थे तब तक पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं था, तो किताब का नाम पाकिस्तान कैसे होगा? असबाब बगावत हिंद, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि सर सैयद जो 1857 का इवेंट था जंग का, उस जंग के इवेंट को जो ब्रिटिश थे और जो यूएसए के हिस्टोरियन थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस इवेंट का नाम रखा इंडियन म्यूटनी, बगावत, इंडियन बगावत। और जो हमारे हिस्टोरियन हैं हिंदुस्तान के या पाकिस्तान बाद में बना, उनके हिस्टोरियन, वो उस इवेंट का नाम रखते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी यहाँ के हिस्टोरियन कहते हैं कि ये जंग इसलिए हुई कि हम अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे, और उनके हिस्टोरियन लिखते हैं कि ये जंग इसलिए हुई, ये वाकया इसलिए पेश आया क्योंकि यहाँ के लोगों ने बगावत की। तो सर सैयद ने अपनी किताब का नाम क्या रखा? असबाब बगावत हिंद, यानी उन्होंने ब्रिटिश कॉन्सेप्ट दिया, और अंग्रेजों को इस किताब में उन्होंने बताया कि ये जंग क्यों हुई, उसके उन्होंने असबाब दिए। तो उन्होंने ये बताया कि ये जंग सिर्फ मुसलमानों ने नहीं की है, इस जंग में हिंदूज भी शामिल हैं, इस जंग में नॉन मुस्लिम्स भी शामिल हैं, इस जंग में सिर्फ ये वजह नहीं है कि मजहबी बात है, इस जंग में ये वजह है कि आप मिलिट्री को पैसे कम देते हैं, जो आपकी फौज है यानी मुस्लिम्स और हिंदूज, उनको आप सैलरीज कम देते हैं, और जो ब्रिटिश अफसर्स हैं उनको आप सैलरीज ज्यादा देते हैं। तो ये रीजंस हैं। इस तरह उन्होंने बहुत सारे रीजंस को हाईलाइट किया जो जंग का जो जंग का आंसर दिया उन्होंने, और फिर वो ब्रिटिश में किताब जो है पढ़ी गई बरतानिया में। तो सर सैयद की एक अप्रोच ये थी। दूसरी सर सैयद की अप्रोच ये थी कि सर सैयद ने हमेशा ये कोशिश की कि वो मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान रिलेशंस अच्छे बनाए, पॉजिटिव रिलेशंस चाहते थे मुसलमानों और इंडियंस ब्रिटिश के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान। दूसरी तरफ सर सैयद का ये भी कॉन्सेप्ट था कि वो हिंदू और मुस्लिम के दरमियान भी अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते थे। किस हद तक कामयाब हुए ये अलग डिबेट है, लेकिन ये उनकी स्ट्रगल थी। सर सैयद को आप यूं एलोबरेट कर सकते हैं कि उनका एक ब्रिज का किरदार था बिटवीन मुस्लिम्स एंड बिटवीन द गवर्नमेंट। अंग्रेज़ों को वो हमेशा ये ताकीद करते थे, अंग्रेज़ों को ये हमेशा वो कहते थे कि आप जो मुसलमानों के साथ रवैये रख रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, और मुसलमानों को हमेशा वो रियलाइज़ करवाते थे कि आप अंग्रेज़ों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, वैसे आप इस रवैये से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर सैयद ने जो चीज़ रियलाइज़ की वो ये कि मुसलमान सिर्फ एजुकेशन से पीछे हैं, एजुकेशन से दूर हैं, मुसलमान जो है साइंटिफिक अप्रोच से दूर है, मुसलमान हुकूमत से दूर हैं, मुसलमानों को जॉब्स नहीं है। लिहाजा सर सैयद ने यह पूरी कोशिश की कि मुसलमानों को अच्छी से अच्छी मयारी तालीम दी जाए। साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने बनाई 1864 में। साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था? ये सवाल जो मैं आपको जुमले बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं।
इसलिए मैं आपको ईयर्स बता रहा हूं ताकि आप उनको नोट करते जाएं। 1864 में इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। बाज दफा सवाल आ जाता है कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, और एक एक लाइन लिखी होती है, तो उसमें आपको वो आंसर ढूंढना है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसलेटेड द बुक्स फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करते थे। वो जो साइंटिफिक सोसाइटी थी उसका काम क्या था कि जो इंग्लिश में किताबें लिखी होती थी उनका वो उर्दू में तर्जुमा करते थे ताकि यहाँ के लोग पढ़ सके। फिर 1864 साइंटिफिक सोसाइटी के बाद सर सैयद अहमद खान ने तालीमी जो इदारे बनाए, उनकी भी अप्रोच यही थी कि वो मुसलमानों को बेहतर से बेहतर तालीम दे सके। लेकिन सर सैयद इस अप्रोच के बिल्कुल नहीं थे कि उन्होंने सिर्फ टीचिंग में मुसलमानों को ही रखा हो। सर सैयद अहमद खान, मैं आपको बात बताऊं, सर सैयद अहमद खान का जो बेटा हुआ था, कौन सी किताब है जिसमें आप सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ सकते हैं? शिबली की हाल ही की किताब है जिसका नाम है हयात जावेद। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप, जो उन्होंने सर सैयद पर लिखी है, बायोग्राफी ऑफ सर सैयद है, तो उसको आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं। तो सर सैयद एक तरह से मुसलमानों को ये मॉडर्न करना चाहते थे। मुसलमान जब सर सैयद ये बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर जो थे उनका क्या कॉन्सेप्ट था, वो क्या सोच रहे थे? असल में मैं आपको बताऊं, ये नजरिया है एक सूफीज़म में। सूफीज़म में दो थॉट्स हैं, एक वहदतुल वजूद, एक वहदतुल शऊद। आपने सुने हैं ये कॉन्सेप्ट्स, वहदतुल वजूद और वहदतुल शऊद, दोनों में क्या फर्क है, कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल सही फरमाया आपने। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ वहदतुल वजूद? इब्ने अरबी। अकबर, अकबर का अलग है, अकबर का है दीन इलाही, अकबर बहुत बाद के हैं। आपने सही बताया, लेकिन इस चीज में कोई बात नहीं बेटे, ठीक है। तो वहदतुल शऊद का जो आप बता रहे हैं, वो जो है फाउंडर थे वहदतुल शऊद के, क्या नाम है उनका, मुजद्दिद अलिफ सानी, मुजद्दिद अलिफ सानी, शेख अहमद सरहंदी। ये लिख लें जो मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि शेख अहमद सरहंदी, सुने सुने, मैं बता रहा हूँ शेख अहमद सरहंदी वहदतुल शऊद के फाउंडर थे और इब्ने अरबी वहदतुल वजूद के फाउंडर थे। ये नजरिया है सूफीज़म का। जैसे कि उन्होंने बताया कि वहदतुल वजूद वो नजरिया है कि क्रिएटर और क्रिएटेड दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर से ट्रीट किया जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वहदतुल वजूद एंड वहदतुल शऊद? अगर आपको इस्लामियत में ये सवाल आ जाता है और इसका कॉन्सेप्ट में आ जाता है, या पाकिस्तान स्टडी में भी आ सकता है या कहीं भी आ सकता है, दोनों में फर्क ये है, वहदतुल वजूद के जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है, जो भी अल्लाह ताला की तख्लीक है, उस तख्लीक में खुदा खुद समाया हुआ है। आप उस तख्लीक को इतनी वैल्यू दें, इतनी वैल्यू दें जितनी आप खुदा को वैल्यू दे रहे हैं। इज इट क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? क्लियर हुआ। वहदतुल शऊद वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वहदतुल शऊद का कॉन्सेप्ट ये है कि ये खुदा की तख्लीक है लेकिन खुदा इसमें नहीं है, इसमें खुदा की निशानियां हैं, शहादतें हैं, तभी शऊद है। तो इसको आप शहादतों की हद तक वैल्यू दें। दोनों नजरियात क्लियर हुए? आपको इनमें से कौन सा पसंद आया? वहदतुल शऊद, लेकिन सर सैयद को वहदतुल वजूद पसंद था, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। और अल्लामा इकबाल को भी वहदतुल वजूद पसंद था, और शाह लतीफ को भी वहदतुल वजूद पसंद था, सच्चल को भी वहदतुल वजूद पसंद था। अल्लामा इकबाल को फिर आप पढ़ें, अल्लामा इकबाल की आप शिकवा नज़म पढ़ें, जवाबी शिकवा भी पढ़े, लेकिन शिकवा भी तो है, कॉन्सेप्ट तो है ना उसका, आइडियोलॉजी। बहरहाल इसमें हमारे पास, मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी तौर जो मैंने पहले भी बात बताई ना, 100% कुछ भी नहीं है। चीज़ों में डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन है। अब जैसे मैंने सच्चल का नाम लिया या शाह लतीफ़ का नाम लिया या बाबे बुल्ले शाह का या गुलाम फरीद का, आप जब उनको स्टडी करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे बहुत
बियॉन्ड होंगी। आप कहेंगे यार यहाँ तक मैं जा सकता हूँ लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकता, रुक जाएंगे आप। फिर अब हमारे पास उसके मुख्तलिफ आंसर्स मिलते हैं, लेकिन बुनियादी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में डिफरेंस समझाना है। सर सैयद वहदतुल वजूद के कायल थे, लेकिन उस वक्त के जो उलमा थे जो उनके गिर्द थे और वहदतुल शऊद के कायल थे, उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कॉन्सेप्ट था? उनका कॉन्सेप्ट यही था जो आज होता है कि अगर आपको मजहबी किसी से हमांगी नहीं हो रही तो आप फौरन उनके खिलाफ फतवे जारी करते हैं। सर सैयद अहमद खान के खिलाफ काबतुल्लाह के इमाम से फतवा लेके आए थे कि ही इज नॉट अ मुस्लिम। उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। तो जिंदगी में चैलेंजेस भी होती हैं, मसाइल भी होते हैं, लेकिन आपको काम जो करना है वो करना चाहिए और उस सिमत में चलना चाहिए। बाज लोगों का सर सैयद के बारे में आज भी ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने मुसलमानों को बिगाड़ दिया। बाज लोगों का आज भी ये मौक़िफ़ है कि अगर सर सैयद नहीं होते तो बात आगे बढ़ती ही नहीं, मुसलमान इस स्टेज पर पहुंचे ही नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग बनाई, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग में अपनी पार्टिसिपेशन की, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान बना लिया, वो सब अलीगढ़ से पढ़े हुए थे, वो सब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। तो यहाँ ये बात समझ आती है कि वाकई में ऐसा था कि अगर सर सैयद वो बात नहीं करते और सर सैयद तालीम नहीं देते तो शायद बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं और इस्लामिक आप उस फंडामेंटल्स पर ले जाते हैं तो फिर शायद सर सैयद उसमें फिट नहीं आते, क्योंकि सर सैयद इवन मैं आपको बताऊं, सर सैयद जिन्नात पे यकीन नहीं रखते थे, वो जिन्नात को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये कुरान पाक में जो जिक्र है एक नेशन का जिक्र है। अच्छा, सर से कोई भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ना, मिसाल आपको एक बात समझ नहीं आ रही कोई भी जिंदगी के मामलात में, इस्लाम दीन है, मजहब सिर्फ नहीं है बल्कि दीन भी है। दीन और मजहब में आपको फर्क पता है? क्या फर्क है, कोई बता देता कि सबको पता चले। मजहब इनकम्प्लीट होता है, दीन कंप्लीट होता है। कोई और बताए? वे ऑफ लिविंग है, एग्जैक्टली दीन जो है वो वे ऑफ लिविंग होता है। यानी दीन वो, मजहब वो है जो आपकी रूहानी सेटिस्फिकेशन करे। आपने दुआ मांगी, आपने रोजा रखा, आपने नमाज पढ़ी, आपको सेटिस्फिकेशन मिले। दीन वो है जिसमें आप जिंदगी के मामलात भी डील करें। मसलन आपको ये बताए कि बच्चों के क्या राइट्स हैं, बीवी के क्या राइट्स हैं, हस्बैंड के क्या राइट्स हैं, पेरेंट्स के क्या राइट्स हैं, आपको मईशत के लिहाज से क्या करना चाहिए, किसी का हक कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। तो ये सब जो वाबस्तगी है ये क्या है? दीन। इस्लाम इसलिए दीन है, सिर्फ मजहब नहीं है, क्योंकि इस्लाम आपको जिंदगी के हर मामले पे डील करता है, जिंदगी के हर मसले में आपको डील करता है कि आपका ये इशू है तो इसका हल क्या है, ये इशू है तो इसका हल क्या है। समझ गए ये बात? तो दीन और मजहब में ये फर्क है। तो ये बात में किस, ये कॉन्सेप्ट मैंने, ये सवाल मैंने किस बात पर बताया? हाँ, जिन्नात की। तो सर सैयद का ये कॉन्सेप्ट था कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिससे वो एग्री नहीं करते थे। नतीजतन उस वक्त के जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे वो उन्हें वैल्यू नहीं देते थे। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिसएग्री करें तो आप कर सकते हैं सर सैयद से, लेकिन जो पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशन थी उससे आप नहीं कर सकते। सर सैयद ने ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया टू नेशन थ्योरी का, जो उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें अलग अलग हैं, वो उनका पहले उनका ये ख्याल नहीं था। ये उनका ख्याल उनको पैदा हुआ 1867 में, 1867 में, 1867 में। क्या हुआ 1867 में ऐसा? इन उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई। कहां पर? जगह बताएं, सवाल ये आ जाए एमसीक्यूज में कि 1867 में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी हुई, पर कहाँ हुई? बॉम्बे में नहीं हुई, बनारस में हुई। ठीक है, तो ये याद रख लें। बनारस, BANARAS, दैट इज द सिटी। हाँ, वो बनारस जिसका पान बड़ा मशहूर है। ये वाला नहीं। अच्छा, उसके बाद सर सैयद ने रियलाइज किया कि हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद नहीं हो सकते, लिहाजा उन्होंने टू नेशन थ्योरी की तरफ सोचा, दो कौमी नजरिए की तरफ सोचा, और फिर उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की। सर सैयद की डेथ कौन से साल में हुई? 1898। और पैदाइश
मैं लिखूं, मार्कर कहाँ है? ये परमानेंट है क्या? सर सैयद 1817 से लेकर 1898। वेयर ही वॉज बॉर्न? कहाँ पैदाइश हुई उनकी? दिल्ली में, हिंदुस्तान में। सर सैयद ने एक चीज से मना किया था मुसलमानों को, वो ये कि आप पॉलिटिक्स में ना जाएं, सियासत में का हिस्सा ना बने, आप इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो, आप जॉब्स लें, गवर्नमेंट में जाएं और तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, लेकिन फिलहाल आप पॉलिटिक्स में ना जाएं। सर सैयद का 1898 में इंतकाल हुआ और कांग्रेस जो है वो बनी थी 1885 में।